नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं EMRS TGT एग्ज़ाम के लिए हिंदी। हिंदी की आज स्पेशल कक्षा है। इसमें अपने देखो, अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर के लास्ट में, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बिना किसी सबसे पहले प्रश्नों की तरफ ही चलते हैं। टाइम ख़राब नहीं करना है अपन को, ज़्यादा टाइम अपने पास है भी नहीं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर है निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखिए आप, यहाँ पर पहला प्रश्न है अन्नाभाव, ठीक है। दूसरे नंबर पर है ग्रीस, तीसरे नंबर पर है भानुदय और नंबर 4 पर है देवेंद्र। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दीर्घ संधि होती क्या है, किसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर इसको करते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। यानी कि अगर अपने पास ए है और दूसरी तरफ भी ए है, दो शब्द हैं जिनके अंत में ए है और शुरुआत में ए है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा आ बन जाएंगे। इसी प्रकार से अगर ई है, इधर छोटी ई है, तो ये मिलकर क्या बनेंगे? बड़ी ई बन जाएंगे, ठीक है। या फिर छोटी ई है, इसी प्रकार से इसमें आ भी आ सकता है, इसमें छोटी ई भी आ सकती है, ठीक है, ऐसे करके। और इधर भी बड़ी ई आ सकती है, बड़ा आ सकता है। और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आकर आपस में देखो, ये क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। तो ये क्या हो जाएंगे? अपने पास दीर्घ संधि हो जाएगी। इधर ए आ सकता है, उधर भी आ सकता है, इधर बड़ा आ सकता है, उधर भी बड़ा आ सकता है, छोटा है, बड़ा, कोई सा भी कुछ भी आ जाए, मिलकर क्या बनेंगे? बड़े बनेंगे। तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखते हैं इनके ऑप्शन कौन कौन से अपने पास। अन्नाभाव, तो इसके वो करते हैं, क्या बोलते हैं अपन? विच्छेद, संधि विच्छेद। इसको करेंगे, देखो, अन्य प्लस अभाव, अन्य का अभाव। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? देखो, बड़ा आ, ये बन गए बड़ा आ। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर दीर्घ संधि है। उसके बाद देखिए ग्रीस, ग्रीस को लिखें अगर इसका संधि विच्छेद करें तो गिरी इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें छोटी की मात्रा आती है, देखो, गिरी, और प्लस में ईस में बड़ा आती है, ठीक है, बड़ी ई। तो ये छोटी ई और प्लस में बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ई बना रखी है। अब भानुदय में देखिए, भानु, इसको संधि विच्छेद करें तो भानु, इस प्रकार से ये छोटा आएगा, प्लस उदय, और ये छोटा ऊ और प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा ऊ बना रहे हैं। देख लो यहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा है। और उसके बाद है देवेंद्र, यानी कि देव प्लस में इंद्र, ये ए है और ये ई है और बना रहे हैं ए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इन तीनों में तो देखो, ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और ऊ प्लस ऊ बराबर में बड़ा ऊ, और ए प्लस ई बराबर में ए। तो अपनी जो दीर्घ संधि है वो केवल ये कहती है कि बड़ा, कोई सा भी समान स्वर आ जाए, या उसमें देखो छोटा है बड़ा है आ जाए, तो मिलकर बड़ा बना देंगे। अब छोटी ई है और उसके साथ में बड़ी या छोटी ई आ जाए तो बड़ी बना देंगे। अगर इधर ऊ है, बड़ा है, छोटा है, कोई सा भी है, और दूसरी तरफ भी छोटा और बड़ा ऊ कोई सा भी हो, तो बड़ा ऊ बना देंगे। तो अपने पास यहाँ ये तीन तो क्या कर रहे हैं? दीर्घ संधि के शब्द बन रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं बन रहा है। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें दीर्घ संधि नहीं है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि, ठीक है। इसको देख लीजिए। अब आगे देखिए, अगला सवाल है अपने पास, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए अपने पास कौन कौन से वो दे रखे हैं ऑप्शंस। एक है गणेश, एक है वीरोचित, एक है कण्व ऋषि, एक है एक।
तो अपने पास इसने पूछा है कि गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुण संधि होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गुण संधि होती क्या है। तो गुण संधि के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गुण संधि। तो गुण संधि में अगर अपने पास इधर ए आ जाए और बाद में कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, सबसे पहले क्या आना चाहिए ए, और ए के बाद में अगर अपने पास ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, ये स्वर ही तो है, बड़ा स्वर बड़ा ऊ हो, और ए हो, ए नहीं ऋषि हो, ऋषि, ठीक है। तो सारे स्वर नहीं आएंगे इसमें, अपने पास फिक्स है। तो देखो इधर तो ए और आ होने चाहिए, ए और आ होने चाहिए, और उसके बाद में अगर ई हो, बड़ी ई हो, है ना, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ए बना देंगे। ए हो, इधर आ हो, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, इधर ऊ हो और ऊ हो, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये भी ए बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको देख लेते हैं। अब एक इसमें ऐसा ऑप्शन है ऋषि वाला, तो इसको भी लिख लेते हैं। ए और आ के बाद अगर मैं ऋषि लिखता हूँ, ऋषि, तो ये बनाएंगे अर, क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको देख लीजिए, ए के बाद में अगर ए और आ के बाद में अगर ई और ई हो या ऊ और ऊ हो, तो ये क्रम से ए और अच्छा ये ओ बनता है, ये सॉरी इसके लिए गलती से थोड़ा सा हो जाता है। ए के बाद में क्या आता है, ओ, ठीक है। ए के बाद में क्या आ जाता है, देखो ए और आ मिलकर अगर उसके बाद में ऊ और ऊ हो तो मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पर ए आ ई, तो क्या बनेगा, ए। तो सबसे पहले देखो अपन ने यही पढ़ा था कि देखो ए और ई हो तो उसके बाद क्या बनेगा, ए और ई मिलकर बने ए, ये रहा, ए और ई मिलकर क्या बना, ए। तो एक ऑप्शन तो ये मिल गया गुण का अपन को। अब इसको देखते हैं गणेश, गण प्लस ईस, इसको क्या लिख दिया, गण प्लस में ईस, ठीक है। गण प्लस ईस मिलकर क्या बनता है, गणेश। तो देखो इसमें ए आ रहा है और इसमें ई आ रहा है बड़ा, ए और ई मिलकर क्या बना, ए बना। तो एक मात्रा आ गई इस पर। इसको देखते हैं, वीर प्लस उचित, तो ये देखो इसमें ए है, इसमें ऊ है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो यहाँ भी कौन सी संधि होगी, यहाँ भी गुण संधि होगी। अब देखो कण्व ऋषि में देखते हैं, कण्व प्लस ऋषि, ठीक है। तो यहाँ ए है और यहाँ पर ऋषि है, ठीक है। तो री आ गया इसका, ए प्लस री, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। तो देखो जो ए है ये तो जुड़ जाएगा इसका बे के साथ में, और आधा रह चली जाएगी मात्रा के रूप में, ठीक है यहाँ पर। तो ये कण्व ऋषि, ये कौन सी संधि का है, ये भी गुण संधि का। अब बचा एक एक, तो इसको आप इसका वो करेंगे तो अपने पास आएगा एक प्लस में एक, यानी कि ए और प्लस में ए, और ए और ए मिलकर क्या बन रहा है, बड़ी आई। तो ये होती है अपने पास कौन सी संधि, वृद्धि संधि। कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि इसमें। तो अपने पास ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर, कि निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो एक एक में गुण संधि का उदाहरण नहीं है। आगे चलते हैं, निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो अब हमें बताना है कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये एक एक किस संधि का हो जाएगा, वृद्धि संधि का। तो अपन को यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि ए और ए, अगर ए के बाद में ए आए तो वो बड़ी आई हो जाती है। इसी प्रकार से तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के बारे में देखते हैं कि वृद्धि संधि क्या कहती है।
वृद्धि संधि ये कहती है कि अगर ए या आ के बाद में ए या बड़ी आई हो तो दोनों के स्थान पर बड़ी आई हो जाती है, ठीक है। और ओ, अगर ए और आ के बाद में ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ये कहती है वृद्धि संधि। देखो इस प्रकार से वृद्धि, यहाँ लिख देता हूँ संधि। तो वृद्धि संधि कहती है कि ए या आ के बाद में क्या हो, ए हो और बड़ा ए हो, तो ये दोनों क्या मिल जाएंगे, बड़ी ए बनाएंगे आई। और ए और आ के बाद में अगर अपने पास ओ हो या औ हो तो ये क्या बनाएंगे, औ बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अपने पास वृद्धि संधि है। ऊपर एक इसका एग्जाम्पल मिल ही चुका है। अब यहाँ देखिए, निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि क्या कहती है, ए और आ के बाद में यदि ए या आई हो तो वो आई में बदल जाता है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, इसको खोलने पर क्या आता है, सदा प्लस एव। तो यहाँ आ है और यहाँ ए है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी आई। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, परम प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो ये भी क्या बन रहा है, आई बन रहा है इस प्रकार से। अब यहाँ देखो, यहाँ वन है प्लस में औसत है, यानी कि ए भी है और औ भी है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये औ बना रहे हैं। अब इसमें देखते हैं प्रत्येक में, प्रत्येक का क्या बनेगा, प्रति धन एक, यानी कि इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है ई और इधर आ रहा है ए, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रति धन। तो ये बन रहा है अपने पास, मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रत्येक बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अपने पास देखिए, इसमें ए और आई है तो ये आई बना रहे हैं बड़ी, ए और ए है तो ये आई बना रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, वृद्धि संधि का उदाहरण। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब यहाँ देखिए, परमेश्वर, परम धनेश्वर, ए प्लस ए, ये क्या है, आई। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये उदाहरण हो जाएगा वृद्धि संधि का। इसी प्रकार से वन प्लस औसत, ये हो जाएगा वन औसत। तो ये अपने पास आ जाएगा ए और औ, ये दोनों हो जाएंगे किसके, ये वाला भी किसका हो गया, वृद्धि संधि का। अब बचा प्रतिधन एक, और प्रतिधन एक जो है वो है यण संधि का। किसका, यण संधि का। इनके स्थान पर क्या बन गया, ये बन गया, ये बन गई, ये वाह, ई प्लस ए बराबर क्या बनता है, ये, है ना। तो ये आ गया अपने पास प्रत्येक। अब हम चलते हैं अगली तरफ। देखो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये वृद्धि संधि का नहीं है, ये किसका है, यण संधि का उदाहरण है। किसका है, यण संधि का। अब आगे देखिए, निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। अब हम पूछा गया है कि यण संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ वृद्धि हो गई, गुण हो गई, दीर्घ हो गई, ठीक है, सारी आज ही खत्म हो जाएंगी एक वाली स्वर संधि की जितनी भी है। अब निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। अब यण संधि का उदाहरण देखिए। अब यण के बारे में हमने थोड़ा सा तो पढ़ लिया है, और पढ़ लेते हैं कि यण संधि होती क्या है। यण संधि कहती है कि ई या ई के बाद जो अपने पास छोटी ई है और बड़ी ई है, उसके बाद अगर अपने पास क्या है, ऊ या ऊ, तथा रेरिसी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का तो ये हो जाता है, और ऊ का वे हो जाता है, और री का रे हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर यण संधि क्या कहती है, यण संधि ये कहती है कि यदि, यण संधि कह रही है कि यदि ई और बड़ी ई के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो वो बन जाता है अपने पास ये। इसी प्रकार से ऊ और बड़े ऊ के बाद में कोई स्वर आ जाए तो वो बन जाता है वह, ठीक है, यण संधि के अंदर। और अगर बस इतना ही काफ़ी अपने लिए। अच्छा, इसमें ये ऋषि वाला और है, तो इस ऋषि वाले को क्या करेंगे,
जैसे ई और ई के बाद में अगर स्वर आ जाए, तो ऊ और ऊ के बाद में स्वर आ जाए, तो इधर हमें याद रखना है कि अगर ये वाला हो ऋषि और इसके बाद में अगर कोई स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आर। नहीं, जैसे ये वे, तो यहाँ पर रे आएगा, रे बन जाता है, वो क्या बन जाता है, रे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये था यण संधि। यण संधि का उदाहरण नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, एक तो यण संधि का उदाहरण हो गया ये प्रतिधन एक, प्रत्येक, इसमें लिखा नहीं है के प्रत्येक, ये प्रत्येक है। तो यहाँ पर देखो ई है प्लस ए है और बराबर में क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, कोई भी स्वर आ जाए। अब ऊ और ऊ का उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, तो यहाँ पर क्या है, ऊ है और यहाँ पर आ है, और ऊ और आ मिलकर क्या बनाते हैं, बे बनाते हैं। ये रहा, तो ये बे बन रहा है यहाँ पर, ये बन गया बीच में बे। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, यण संधि का। और उसके बाद देखिए, अच्छा ये दोनों ही स्वागत लिख गए, इसके जगह स्थान पर दूसरा ले लेते हैं, दोनों स्वागत आ गए एक साथ। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है, यण संधि का। तो यण संधि में से एक उदाहरण ले लेते हैं, अन्वेषण। क्या लेते हैं, अन्वेषण। तो इसको जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा अणु प्लस एषण। ठीक है, अणु प्लस एषण, तो ऊ प्लस ए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऊ और ए मिलकर क्या बनता है, बे बनता है। क्या बनता है, बे। तो यहाँ पर देखो बीच में बे आ रहा है, तो अणु प्लस एषण यानी कि अन्वेषण। तो ये किसका हो गया, ये भी अण संधि का हो गया। उसके बाद देखते हैं पित्राज्ञा, यानी कि पितृ प्लस आज्ञा। अब जो ये री ऋषि, ये है री, री, री के बाद मगर स्वर है, तो ये री है यहाँ पर, और इसके बाद में स्वर है आ, तो ये क्या बनेगा, रे बन जाएगा। तो क्या बनेगा, ये पित्राज्ञा। ठीक है, और उसके बाद नयन। अब इसको देखो, नयन इसमें अलग है, क्योंकि ये तो था ओ के बाद में अगर ओ आ जाए। अब है अपने पास कौन सा, नयन। तो नई, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, न प्लस अण, न प्लस अण, क्या बनेगा ये, नयन, न प्लस अण या ने प्लस अण। क्या बनता है इसका, ने प्लस अण, यानी कि ए के बाद में अगर ए आ जाए तो उसको क्या हो जाता है, अण, अय हो जाता है। क्या हो जाता है, अय। ए के बाद में अगर ए आता है तो उसको क्या कर देते हैं, अय कर देते हैं, इस प्रकार से। तो ये बन गया नयन। तो ये कौन सी संधि थी, ये इसमें अयादि संधि है। कौन सी, अयादि, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें आ गई अयादि संधि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब पूछा था कि यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये अयादि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अयादि का। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। अब अयादि के लिए हमने पढ़ लिया कि अयादि संधि। अब और देख लेते हैं कि अयादि का नियम क्या कहता है। तो अयादि संधि क्या होती है, इसको देखते हैं। अब पहले आप इन सबको देख लीजिए एक बार, और उसके बाद हम बताते हैं कि अयादि संधि क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए के साथ में अगर कोई स्वर हो, अगर आई हो तो उसके साथ में कोई स्वर हो, और ओ हो, ओ के साथ में अगर कोई स्वर हो, और औ हो और इसके साथ में कोई स्वर हो, तो इसका तो बनेगा अय, इसका बन जाएगा आय, इसका बन जाएगा अब, और इसका बन जाएगा आब। ठीक है, इस प्रकार से। दोबारा से देख लेते हैं तो क्या 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 कहती है संधि, कि ए के स्थान पर, ए के बाद में अगर कोई स्वर है, ठीक, तो उसका अय बन जाता है।
अब ये सारे पीछे की तरफ जो है ये सारे आधे होते हैं। ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा आ, ये बन जाएगा आप, ये बन जाएगा आप। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये मात्राएं नहीं है, ये नीचे की तरफ है, यानी कि यहाँ पर ये आधा है, यहाँ पर ये आधा है, यहाँ पर वह आधा है, यहाँ पर वह आधा है। ठीक है, आप इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमें इस प्रश्न में छांटना है कि अयादी संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं। अब अयादी संधि के उदाहरण देखिए, यहाँ पर अपने पास एक तो आ गया नयन, जो अपन ने शुरुआत में किया था, ये वाला नयन आ चुका है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पर है नायक। क्या है? नायक। तो इसमें आ है, ठीक है, और ये है, तो यहाँ से हम उसको तोड़ सकते हैं कि ये बनेगा नई प्लस अक, नई प्लस अक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नई प्लस अक। अब यहाँ देखिए पवन है, पवन, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये पो प्लस अन, पो प्लस अन है इसका, और ये क्या है? पावक। तो ये हो जाएगा पौ धन अक, पावक। और अगला है बागीस। अब बागीस में आप लोग बताइए कौन सा आएगा। मैं आपको टाइम देता हूँ, बागीस में बताइए आप लोग कि कौन सी संधि आएगी। वैसे मैंने ऊपर बता दी हैं, आपकी सारी स्वर संधियाँ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अपने पास इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बागीस। बागीस में कौन सी संधि है? बागीस में है दीर्घ संधि, जिसको हम बोलेंगे बाघ प्लस ईस। बागीस में देखते हैं, देखो, अच्छा ये बागीस, तो इसमें अलग संधि होगी, हालांकि ये गलत बोल गया मेरे से। बाघ प्लस ईस बनता है, इसका क्या बनता है? बाघ प्लस ईस। और यहाँ पर ये बन जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, तो अब आ गए हम व्यंजन संधि की तरफ। तो अपनी देखो कितनी संधि कंप्लीट हो गई? दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि हो गई, यण हो गई, अयादि हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि की तरफ। अब देखो व्यंजन संधि का ये पहला नियम होता है, जो कहता है कि यदि प्रत्येक वर्ग में पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाए, या य, र, ल, व में से कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी कि ग, ज, ड, द, ब हो जाता है इसमें से। ठीक है, अपने ही स्थान का कोई क्या आ जाए? तीसरा शब्द आ जाए। तो इसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे इसको। देखो नीचे की तरफ लिख देता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ जगह कितनी है। ये आ जाएगा अपने पास ये नियम। तो देखो इसको लिखते हैं, यदि प्रत्येक वर्ग यानी कि अपने जो वर्ग होते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार से वर्ग जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का तो कौन कौन से आ गए? देखो पहला वर्ण कौन कौन सा था इसमें? देखो क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प। ठीक है, या फिर इसके साथ में कोई चतुर्थ वर्ण आ जाए। कौन सा? चतुर्थ वर्ण आ जाए इनके साथ में, के, च, ट, त, प के साथ में कोई चौथा वर्ण आए, और या फिर ये र, ल, व के साथ में, ये र, ल, व के साथ में कोई क्या आ जाए? स्वर आ जाए,
तो क्या होगा भाई, इसके स्थान पर तो हो जाता है वर्ग का तीसरा, वर्गों का तीसरा। और तीसरा कौन कौन सा होता है देखो, जैसे कै खे गे, इसका गे आ जाएगा। जय टे, जय का क्या होगा, जय छे जय आ जाएगा इसकी जगह पर। और टे की जगह टे ठे डे आ जाएगा इसकी जगह पर। ते थे दे आ जाएगा इसकी जगह पर। और पे पे फे वे आ जाएगा इसकी जगह पर। तो इनके स्थान पर तो हो जाएंगे देखो, के चे टे ते पे। और उसके बाद में अगर कोई चौथा वर्ण आ जाए, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो स्वर आ रहा है, तो स्वर भी आ सकता है यहाँ पर। और अच्छा, ये सब आने चाहिए, ये कहने का मतलब ये है कि देखो तीसरा वर्ण भी आ सकता है इसमें। ये सारी चीज़ हमें देखनी पड़ेंगी। शुरुआत में तो ये आने चाहिए, के चे टे ते पे। उसके बाद अगर कोई चतुर्थ वर्ण आ जाए, तृतीय वर्ण आ जाए, स्वर आ जाए, ये रे ले वे आ जाए, तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, गे जे डे दे बे हो जाता है। तो इसको देख लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, तो दिख रहा है ये तो ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास दिया गया है बाक प्लस ईस। तो इसका उदाहरण ये, एक तो ये मिल गया, देखो यहाँ पर कै है, इसका कै ले लिया, और प्लस में क्या है ईस, बड़ी ई, यानी कि स्वर आ गया, स्वर आ गया, ये आ गया। तो क्या होगा, गे बनेगा, कै का क्या बन जाएगा, कै बन जाएगा। तो देख लो यहाँ पर गे बन रहा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको देखें अजंत को, कि अजंत का क्या बनेगा। अजंत का बनेगा अपने पास में अच धन अंत, क्योंकि यहाँ पर जय है बीच में, तो अच धन अंत, इसका बन जाएगा अजंत। देखो चे, ये रहा चे के बाद में कोई स्वर है, ये आ गया स्वर, और इनका क्या बन जाएगा, चे के स्थान पर जय बन जाता है। तो अपने हिसाब से ये बन गया, तो ये अजंत आ गया। उसके बाद देखिए सदवाणी, तो यहाँ पर द के स्थान पर सत होना चाहिए, सत प्लस वाणी। तो यहाँ पर क्या है देखो, तय है, तय के बाद में कोई स्वर है आ, ये रहा स्वर, ठीक है, स त। अब तय के स्थान पर क्या बनेगा, तय के स्थान पर देखिए दे बन जाएगा, तो क्या बन गया, सदवाणी। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, व्यंजन संधि का। उसके बाद देखिए जगदानंद, कौन सा है, जगदानंद। तो जगत, इसमें एक तो बोल रहा है जगत, और प्लस में आनंद। क्या क्या बोल रहा है इसमें देखो, जगत प्लस आनंद, जगदानंद, क्योंकि तय के स्थान पर क्या हो गया, दे हो गया, ये रहा तय के स्थान पर, और आ की मात्रा जुड़कर क्या बन जाएगा, जगदानंद बन जाएगा ये। और ये भी किसका उदाहरण है, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। अब आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को। देखो पहले वाले का आंसर भी यही था, क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, पूछा गया था आदि का। अब यहाँ पर देखिए भोजनालय, भोजन प्लस आलय, तो इसमें क्या बोल रहा है देखो, भोजन प्लस आलय। तो भोजन, इसका ए और प्लस आ मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा आ, क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है, भोजनालय। तो ये कौन सी संधि आ गई वापस से, ये आ गई दीर्घ संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण, दीर्घ संधि का। और दीर्घ संधि क्या कहती है कि ए और आ के बाद में अगर ए और आ हो तो मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा आ बन जाते हैं। तो ये हमने दोबारा से एक संधि को दोहरा लिया है जिसका नाम था दीर्घ संधि, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर देखो स्वर संधियाँ कंप्लीट कर ली, एक व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर, एक नियम है ये एग्जाम्पल, सॉरी ये क्या है, एक नियम है कि यदि प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ग का, ठीक है,
अगर शुरुआत में पहला वर्ण दिया गया है किसी वर्ग का, उसके बाद में अगर कोई अपने पास चतुर्थ वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखो चतुर्थ वर्ण होते हैं इसके के, खे, गे, घे, यानी कि इसके स्थान पर घे आ जाए। च में कौन सा होगा, छ झंडा होता है। उसके बाद में टे, ठे, डे, ढे, इसमें ढे ढक्कन होता है। उसके बाद ते, थे, दे, धे, ने, ते, थे, दे, धे, धे धनुष। और उसके बाद पे, फे, बे, भे, पे, फे, बे, भे, इसमें आ जाएगा भे भट्टी। ये सारे वर्ण हो, या तीसरे वर्ण ये लिख रहे हैं अपने पास, इनमें से कोई भी आ जाए, या ये रे ले वे आ जाए, तो ये सारी चीज़ आ जाए, स्वर आ जाए कोई भी, के, चे, टे, ते, पे के बाद में, तो क्या बनता है, उनका तीसरा वर्ण बन जाएगा। ये थे हमारे पास इसके उदाहरण। तो 6 प्रश्न हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अपने अगले प्रश्न है, जिसमें पहला है 7वां क्वेश्चन कि निम्न में से तत्पुरुष समास किस विकल्प में है, ये हमें बताना है कि तत्पुरुष समास इनमें से किस विकल्प में है। तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहले दाल रोटी। दाल रोटी में होता है अपना द्वंद्व समास। कौन सा, इसमें होता है द्वंद्व समास। उसके बाद है महापुरुष, इसका अर्थ है महान है जो पुरुष, तो इसमें हो गया अपने पास कर्मधारय समास। और उसके बाद है ग्रामगत, यानी कि गांव को गया, ग्राम को गया। और उसके बाद है यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दाल रोटी में हो गया द्वंद्व, इसमें हो गया कर्मधारय, इसमें हो गया तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष। तो इसमें है कर्ता तत्पुरुष। और यहाँ है शक्ति के अनुसार, यानी कि अव्यय भाव समास। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर, कि तत्पुरुष समास किस में है, केवल ग्रामगत में, ग्राम को गया, इसमें कौन सा तत्पुरुष है, कर्ता तत्पुरुष, इसमें अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, सॉरी कर्म है इसमें, कर्म, क्योंकि को कर्ता के लिए तो ने आता है, कर्ता ने, तो यहाँ पर हो गया कर्म यानी कि वो गया, कर्म तत्पुरुष। कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष। आगे देखिए अगला है, निम्न में से कर्मधारय समास किस विकल्प में है। कर्मधारय समास देखना है तो पद प्राप्त, जैसे यहाँ पर है ग्रामगत, ऐसे यहाँ पर है पद प्राप्त, तो इसमें आएगा पद को प्राप्त। कौन सा आएगा, पद को प्राप्त। तो पद को प्राप्त, इसको हम लिखेंगे जैसे पद को प्राप्त, यानी को आ गया, को होता है कर्म के लिए, कर्म तत्पुरुष, तो यहाँ कर्म तत्पुरुष हो गया। उसके बाद देखिए भावपूर्ण। अब भावपूर्ण में कौन सा समास है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास कौन सा, इसका अर्थ क्या बनेगा, भाव से पूर्ण। क्या बनेगा, भाव से पूर्ण। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, भाव से पूर्ण। और इसमें भी कौन सा तत्पुरुष है, इसमें है तत्पुरुष समास। अब ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कि ये हो गया कर्ण तत्पुरुष। ठीक है, अब है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, देखिए गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के, गुरु को ही तो दी जाएगी दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, इसका वो हो जाएगा अर्थ, गुरु के लिए दक्षिणा। तो इसमें कौन सा समास है, इसमें समास हो जाएगा अपने पास, ये भी तत्पुरुष समास,
और तत्पुरुष यानी कि सम के लिए आ रहा है तो संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। और श्वेत पत्र, अब बचा केवल एक श्वेत पत्र, यानी कि इसको देखो, श्वेत पत्र में कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। श्वेत पत्र का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, श्वेत है जो पत्र, श्वेत है जो पत्र, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। अब देखो अपन ने कितने पढ़ लिए, एक तो कर्म तत्पुरुष पढ़ लिया, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, ये सब इसके क्या हैं, तत्पुरुष के उदाहरण हैं। और ये श्वेत पत्र किसका है, कर्मधारय का है। यहाँ देखिए, यहाँ द्वंद्व समास पढ़ लिया, यहाँ कर्मधारय पढ़ लिया। महान है जो पुरुष, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा महान है जो पुरुष। इस प्रकार से ग्रामगत यानी कि ग्राम को गया हुआ, ये तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी ये कौन सा है, अवयव, क्योंकि इसमें शुरू का जो आगे वाला है वो क्या है, अवयव है, इसीलिए ये कौन सा हो गया, अवयव हुआ। उसके बाद देखो निम्न अगला प्रश्न, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कर्मधार तत्पुरुष, तो इसका हो गया डी ऑप्शन। श्वेत पत्र में कौन सा है, कर्मधार। आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास हमें पूछा गया है। द्वंद्व समास जिसमें बीच में क्या आता है, और आता है, जैसे यहाँ पे और आया है, दाल और रोटी, इसका अर्थ ही क्या है, ये द्वंद्व समास। तो इसको क्या बोलेंगे, आयात निर्यात, यानी कि आयात और निर्यात। तो इसका आंसर तो यही मिल गया, द्वंद्व समास वाला। और बाकी के देख लेते हैं। देश निकाला, ठीक है, तो देश निकाला क्या होता है, देश से निकाला, देश से निकाला हुआ। इसमें कौन सा समास है, देश निकाला में है अपने पास अपादान, यानी कि से आ गया इसमें। तो इसको क्या बोलेंगे, देश से निकाला, क्या हो गया, देश से निकाला। कौन सा तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। अब है गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है, गंगा जल मतलब गंगा का जल। तो इसमें कारा यानी कि संबंध बन रहा है गंगा से, गंगा से, गंगा का जल। तो इसमें क्या बन रहा है, गंगा का संबंध बन रहा है, किससे, जल से। तो क्या बन गया, ये संबंध तत्पुरुष बन गया, ये बन गया संबंध तत्पुरुष। उसके बाद है सिर दर्द, यानी कि अब देखिए यहाँ पर अगला क्या है, सिर दर्द। तो सिर में दर्द होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिर में दर्द। अब अपना लास्ट तत्पुरुष रह गया, संबंध के बाद कौन सा आता है, अधिकरण। कौन सा आता है, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का अर्थ होता है मैं पेपर। अब यहाँ पर जब बोल रहा है हिंदी अर्थ में इसका क्या, कि सिर में दर्द, तो ये क्या बन गया, तत्पुरुष। कौन सा वाला, अधिकरण तत्पुरुष। हमने सारे तत्पुरुष के एक एक एग्जाम्पल देख लिया है तत्पुरुष समास का। दीर्घ अपने पास हो गया है, द्वंद्व हो गया है। अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन से रह गए हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो अपने पास तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, द्वंद्व हो गया, उसके बाद दिगु आते हैं। तो निम्न में से किस विकल्प में दिगु समास है। अब हमें ये बताना है कि किस विकल्प में दिगु समास दिया गया है। तो यहाँ देखिए, यथा समय, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था यथाशक्ति, तो इसमें कौन सा था, अव्ययी भाव। इसमें कौन सा आ जाएगा, यथा समय, यानी कि समय के अनुसार। तो इसमें आ गया अव्ययी भाव। कौन सा आ जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो ये ऑप्शन तो इसके लिए क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे देखते हैं प्रतिक्षण। प्रतिक्षण में भी कौन सा है, अव्ययी भाव समास। प्रतिक्षण में भी कौन सा है, अव्ययी भाव समास। प्रतिक्षण में कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। और इसका हिंदी अर्थ हम ले सकते हैं कि प्रति यानी कि हर समय, और क्षण मतलब हर क्षण, तो हर क्षण, हर समय, ठीक है, इस प्रकार से। क्षण का मतलब यहाँ पर क्या है,
समय हो जाएगा या हर क्षण, जो भी क्षण चल रहा है, ठीक है। आजीवन, अब आजीवन देखो यहाँ पर आ लग गया, आ क्या चीज़ है, एक अवयव है, अव्यय है, ठीक है। और अव्यय है तो आजीवन भी कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव हो जाएगा। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं कि आजीवन यानी कि जिंदगी भर, आजीवन यानी कि जब तक जीवन है उसका। अव्ययी भाव समास, इसमें अव्ययी भाव हो गया। देखो इन तीनों में अव्ययी भाव है, तो एक बचा कौन सा, शताब्दी। इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा द्विगु समास। इसमें कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। शताब्दी के अंदर 100 शतकों का समूह नहीं, इसको बोलेंगे अवधि, यानी कि जो समय जो चल रहा है, ठीक है, 100 अवधियों का समूह। कौन सा है, द्विगु समास इसमें हो जाएगा। और इसमें दे रखा है कि शताब्दी, शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समूह या अवधों का समूह, वर्ष या अवध, ठीक है। तो वर्ष लिख सकते हैं यहाँ पर हम, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। और ये किस में आता है, द्विगु समास में। कौन से समास में आता है, द्विगु समास में। तो द्विगु समास अपना हो गया। अब चलते हैं, देखो आगे, निम्न में से किस विकल्प में अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव के अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, ऊपर भी आ गया, इसमें भी आ गए, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस में अव्ययी भाव समास नहीं है, मतलब 3 में है, 1 में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आजन, प्रतिदिन, त्रिभुज और बेखबर। तो यहाँ पर देखो आजन्म, जैसे यहाँ पर था आजीवन, ऐसे ही यहाँ आजन, तो इसमें भी कौन सा है, अव्ययी भाव। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, इसमें भी कौन सा है, प्रति, यानी कि ये भी क्या है, एक अव्यय है, तो ये भी अव्ययी भाव हो जाएगा। और उसके बाद देखिए बेखबर, त्रिभुज में देखो 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह, समूह, 3 भुजाओं का समूह यानी कि त्रिभुज। तो ये कौन सा हो गया, ये अव्ययी भाव नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा अपने पास, द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास, जिसमें शुरुआत में संख्याएं मिले, है ना। समास विग्रह करने पर क्या मिले, संख्याएं मिले। जैसे शताब्दी था 100 वर्षों का समूह, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं का समूह। संख्याएं आ रही है ना, जिसमें बोलने पर क्या है, संख्या मिलती हो, वो क्या कहलाता है, कौन सा है, द्विगु समास कहलाएगा, ठीक है। इसमें द्विगु समास। अब बेखबर, जिसको कोई खबर नहीं है, तो ये बे भी क्या है, ये एक अव्यय है, तो ये भी क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इस प्रकार से इसको हमने यहाँ पढ़ लिया है, अव्ययी भाव समास। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, त्रिभुज। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का समूह। आगे चलते हैं, निम्न में से किसमें बहुब्री समास नहीं है। अब बहुब्री समास क्या होता है, जिसका अन्य अर्थ निकलता हो, ठीक है। अब जैसे ये शब्द दे रखे हैं, और जब इनको पढ़ेंगे तो इसका अपने आप ऑटोमेटिक क्या अलग अर्थ निकलेगा। देखो जैसे पहले है घनश्याम, घनश्याम, काले हैं जो बादल, है ना, काला है जिसका रंग बादलों जैसा, तो कौन है वो, श्री कृष्ण भगवान। उसके बाद महावीर, ठीक है। महावीर को जब हम पढ़ेंगे तो इसका क्या बनेगा, महान है जो वीर। क्या बनता है इसका, महान है जो वीर। अब ये कौन है, ऐसे भगवान कौन से हैं, तो ये हैं अपने पास भगवान हनुमान जी। भाई महावीर उन्हीं को तो बोला जाता है, हनुमान जी को। और उसके बाद है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं, जिनके कितनी भुजा है, 4 भुजाएं जिनके। अब 4 भुजा किनके, गणेश जी महाराज के, या गणेश जी नहीं, सॉरी, विष्णु भगवान के। किसके हैं, चतुर्भुज बोला जाता है विष्णु भगवान को, जिनके 4 भुजाएं हैं। किनके, जिनके 4 भुजाएं हैं, कौन है, विष्णु भगवान। ये तो इसका भी अलग अर्थ निकल गया। अब देखिए अगला है महात्मा, महान है जो आत्मा। तो अब इसका कोई अर्थ, इसका कोई अलग अर्थ थोड़ी नहीं निकल रहा है, महान है जो आत्मा। हम ऐसे थोड़ी कह देंगे इसको गांधी बोलेंगे, गांधी थोड़ी होती है भाई, वो तो महात्मा गांधी तो एक उसका वो दे दिया है, क्योंकि उनकी आत्मा महान होगी इस वजह से दे दिया होगा महात्मा। लेकिन ये सभी के लिए है, जिसकी आत्मा कैसी है, महान है, जो अच्छे कर्म करता है।
तो वो सब कोई भी हो सकता है। तो ये अपने पास यहाँ पर इसका बहुब्रीहि समास नहीं होगा, ये कर्मधारय में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? कर्मधारय। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें हम लिख देते हैं, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ हमने पूरे अपने जितने भी समास होते हैं वो सारे पढ़ लिए हैं इन 6 सवालों के अंदर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है नंबर 14। चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें इनमें से देख के बताना है कि चांद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए, ए पे है विधु, नंबर बे पे है सुधाकर, से पर है भानु और डे पर है चंद्रमा। तो देखो, जो चांद होता है अपने पास, इसके लिए पर्यायवाची होते हैं विधु, सुधाकर, विधु, सुधाकर, चंद्रमा। ठीक है, देखो विधु हो गया, सुधाकर हो गया, चंद्रमा हो गया, और ये भानु जो होता है ये होता है सूर्य का, इसका सूर्य का। तो अपना जो इसमें आंसर होगा सीधा सीधा यही आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा? से हो जाएगा कि ये इसमें चांद का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन इसके हम और लिख लेते हैं। देखो, विधु आ गया, सुधाकर आ गया, चंद्रमा आ गया, इसमें और अपने पास आ सकते हैं शशि, राकेश, हिमांशु, ये सब भी किसके होते हैं? चंद्रमा के होते हैं। विधु हो गया, सुधाकर हो गया, चंद्रमा, शशि, राकेश, हिमांशु, उसके बाद सुधांशु, सुधांशु भी इसी का होता है, सुधांशु, सुधांशु के बाद सुधाकर, सुधाकर अपने लिख ही लिया है, सुधांशु, सुधाधर भी इसका होता है, सुधाधर, सुधाधर, सुधाधर भी इसका पर्यायवाची होता है। देखो, विधु, सुधाकर, चंद्रमा, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाधर। और देखिए सारंग भी इसका होता है, किसका? चंद्रमा का, सारंग। सारंग के बाद और देखिए इसके निशाकर, निशाकर, और देखिए निशापति भी इसी का होता है। ठीक है, और निशा का अर्थ होता है रात, और यहाँ इसका रजनीपति भी होता है, जैसे निशापति, रजनीपति। ठीक है, और देखिए और इसके होते हैं कलानिधि भी इसी का होता है, जो कलाएं बनती है ना, तो ये भी किसके होंगे? चंद्रमा के। कलानिधि भी इसका होता है इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि भानु, भानु जो अपने पास दूसरा आया है, भानु जो किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, जिसमें रवि भी आता है, दिवाकर भी आता है। ठीक है, सूर्य आ गया, रवि आ गया, दिवाकर आ गया, और देखिए इसके क्या क्या होते हैं पर्यायवाची। दिवाकर के बाद दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, अंशुमाली, ये सभी। और देख लेते हैं, इसमें सूर्य आ गया, रवि आ गया, दिवाकर आ गया, सूरज भी इसको बोलता जाता है, सूरज, सीधा सीधा छोटा सा सूरज भी इसी को बोला जाता है, सूर्य को सूरज बोला जाता है। और देखिए सूर्य हो गया, रवि हो गया, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, भास्कर ये हो गया, प्रभाकर, अंशुमाली, सूरज। तो ये सब हो गए अपने पास एक चांद के, और भानु ये किसके हैं? सूर्य के। ठीक है, और चांद के अपने पास देखो विधु, सुधाकर, चंद्रमा, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाधर, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, कलानिधि, ये सब किसके होते हैं? तो अपना पहला जो प्रश्न था 14वें नंबर का, इसका आंसर क्या आया? भानु। भानु का हो गया सूर्य। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अश्व। अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो अश्व को हम सब जानते हैं, अश्व क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? घोड़े के। और देख लेते हैं कि घोड़ा के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं अपने पास। घोड़ा, तो घोड़े के पर्यायवाची देखो,
घोड़ा का एक तो अश्व भी है अपने पास, इसमें घोटक भी होता है, यह भी होता है, तुरंग भी होता है इसका। देखो घोड़ा, अश्व, घोटक, है, तुरंग हो गया। उसके बाद आगे देखिए बाजी भी इसको कहा जाता है, बाजी, और सैंधव भी इसको कहा जाता है, सैंधव। ये सब किसके हैं? घोड़ा के पर्यायवाची। किसके हैं? घोड़े के। अश्व हो गया, घोटक हो गया, है हो गया, तुरंग हो गया, बाजी हो गया और सैंधव हो गया। ठीक है, ये सब किसके हैं? घोड़ा के। अब इसमें देखते हैं कि मीन, मीन का जो, देखो यहाँ पर आई है अपने पास एक मीन, मीन मतलब होता है मछली। तो अब हम देखते हैं मछली के पर्यायवाची। एक तो हो गया मीन, ठीक है, और देखते हैं इसके कौन कौन से होते हैं। इसको मीन में मत्स्य भी बोला जाएगा, इसको मत्स्य, और सफरी भी बोला जाता है, सफरी। ये इम्पोर्टेंट है, इस पे इम्पोर्टेंट कर देते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है अपने पास। ये वाला अलग सा शब्द लग रहा है, सफरी। सफरी किसका होता है? मछली का होता है। ठीक है, और देखते हैं इसमें मछली में और कौन कौन से आते हैं। तो अपने पास हो गया मीन, हो गया मत्स्य, हो गया उसके बाद सफरी हो गया। ये सब किसके हैं? मछली के हैं। और इसको मकर भी बोला जाता है। ये ज़्यादातर मैं पे ही है। देखो, मैं मछली, मैं से मीन, मैं से मत्स्य, मैं से मकर, और एक अलग है कौन सा? सफरी वाला। ठीक है, अब देखते हैं हस्ती के। अब देखते हैं हम हस्ती के। हस्ती का पर्यायवाची होता है हाथी। हाथी को बोला जाता है गज। ठीक है, हाथी को बोला जाता है गज। और इसके होते हैं अपने पास, देखो यहाँ पर कुंजर, कुंजर भी बोला जाता है। और क्या बोला जाएगा इसको? मतंग। और इसको बोला जाता है गयंद। क्या बोला जाएगा इसको? मतंग, गयंद। ये सब किसके हैं? हाथी, हस्ती, गज, कुंजर, मतंग, गयंद, ये सब किसके हैं? हाथी के हैं। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पर सूत के। सूत के देखते हैं। सूत का एक आप जानते होंगे, धागा, डोरी। तो सूत के तो ये हो गए है ना। सूत के क्या हो जाएंगे? धागा, डोरी, और इसमें तंतु भी आता है, तंतु, सारथी भी आता है इसका, है ना। धागा हो गया, डोरी हो गई, तंतु हो गया, सारथी हो गया। ठीक है, बहुत है इतना ही, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। तो अपने इसमें इम्पोर्टेंट था मछली वाला कि ये थोड़ा अलग है, सफरी, इसको हमें याद रखना है। तो ये हो गए अपने पर्यायवाची वाले। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है, कृषक का पर्यायवाची शब्द है। तो हमें ये बताना है कि कृषक जो किसान होता है उसका पर्यायवाची। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधा कृषक का मतलब क्या होता है? किसान होता है। तो अपने आंसर तो यही आ गया कि इसका क्या होता है? किसान होता है। ठीक है, अब कृषक के पर्यायवाची और देख लेते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसमें किसान तो हो ही गया एक पहला, इसको हलधर भी बोला जाता है, हलधर, क्योंकि ये हल को अपने पास काम करते हुए रखता है। और इसको काश्तकार भी बोला जाता है, काश्तकार। ठीक है, जैसे हलधर हो गया, काश्तकार हो गया, क्षेत्रजीवी, क्षेत्रजीवी इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षेत्रजीवी भी इसी को बोला जाता है। और खेतीहर भी इसी को बोला जाता है, खेती करता है ये, खेतीहर। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके कितने हो गए? किसान हो गया, हलधर हो गया, काश्तकार हो गया, भूमिपुत्र हो गया। भूमिपुत्र और लिख लेते हैं, देखो भूमिपुत्र भी होता है इसका, एकदम याद आ जाते हैं ये, तो इसको लिख देंगे हम, भूमिपुत्र भी होता है। ठीक है, काश्तकार हो गया, क्षेत्रजीवी हो गया, भूमिपुत्र हो गया। ठीक है, तो ये हो गई किसान के। अब चलते हैं रंग।
रंक क्या होता है? रंक होता है गरीब, दरिद्र, ठीक है, ये गरीब के हो गए अपने पास। इसमें और आगे देखो, गरीब भी हो गया, दरिद्र हो गया, इसको धनहीन भी बोला जा सकता है, कंगाल भी इसी को बोला जा सकता है। भाई एक आदमी जिसके पास पैसे नहीं है उसको कंगाल भी बोल देते हैं, निर्धन भी बोल देते हैं। निर्धन लिख दिया क्या? निर्धन भी बोल देते हैं। धनहीन भी उसी को बोला जाता है जिसके पास धन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इनके पर्यायवाची हो जाएंगे, किसके? गरीब के। उसके बाद देखिए सन्यासी। सन्यासी को क्या बोला जाएगा? तो यहाँ पर अपने पास सन्यासी हो गया है, जैसे कोई तपस्वी होता है उसी को सन्यासी बोला जाता है, जो तपस्वी होते हैं, ठीक है, जो त्यागी होते हैं, जो घर वगैरह को त्याग देते हैं, उनको सन्यासी बोला जाता है। और एकांतवासी, जो एकांत में वास करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सन्यासी कहा जाता है, एकांतवासी। और आगे देखिए, तपस्वी हो गया, त्यागी हो गया, एकांतवासी हो गया। और उसके बाद योगी, गोस्वामी, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? सन्यासी। योगी हो गए, गोस्वामी हो गए, ये सभी कैसे होते हैं? सन्यासी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने पास किसके? सन्यासी के। अब देखिए वीर, जो वीर होते हैं, वीर क्या होते हैं? जो बलशाली हो, ठीक है। सूर, सूरबीर को बोला जाता है, सूरबीर। बहादुर, जो बहादुर हो, ठीक है। और योद्धा हो, इन सबको क्या कहा जाता है? वीर कहा जाता है। तो ये थे अपने पास कुछ, और आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना। तो किसान के देखो दोबारा से, कृषक भी होता है, हलदर होता है, काश्तकार होता है, क्षेत्रजीवी होता है, खेतिहर होता है, भूमिपुत्र होता है। ये हो गए किसान के। रंग यानी कि गरीब, दरिद्र, धनहीन, कंगाल, निर्धन हो जाता है। उसके बाद देखिए सन्यासी, तपस्वी, त्यागी, एकांतवासी, योगी और गोस्वामी। उसके बाद देखिए वीर, वीर कौन कौन होते हैं? सूर, बहादुर और योद्धा को क्या कहा जाता है? वीर कहा जाता है। ये इसके पर्यायवाची है सब। आगे चलते हैं, आकाश का पर्यायवाची इसमें बताना है। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? नहीं है, सॉरी, इसमें नहीं पूछा है, तो प्रश्न को ढंग से पढ़ लेना, नहीं आपसे भी गलती हो सकती है। तो एकांतवासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बताना है। तो देखो अंबर, गगन, आसमान, ये सब तो आकाश के हैं ही, तो हम यहाँ लिख देते हैं आकाश। आकाश में आ जाएगा अपने पास अंबर, गगन, उसके बाद आसमान, ठीक है। तीन तो ये आगे, और देख लेंगे आगे। अब यहाँ पर है अपने पास पावक, ठीक है। पावक जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? तो पावक जो होता है वो अपने पास, पावक अपन को ऐसे समझ लेना कि ये आग है। नैनम छिद्रंती दह, वो एक सूत्र है ना, आपने सुना होगा, नैनम दहती पावक है, नैनम दहती छिद्रंती शस्त्राणी, ऐसे करके कुछ है संस्कृत में। तो पावक हमको याद रखना है। पावक क्या होता है? आग से संबंधित, अग्नि, ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसमें और देख लेते हैं कि आकाश के और कौन कौन से होते हैं। तो आकाश के देखिए अंबर हो गया, गगन हो गया, आसमान हो गया, इसको नभ भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? नभ। क्या बोला जाता है इसको? नभ भी बोला जाता है। व्योम भी इसको बोला जाता है, अंतरिक्ष भी बोला जाता है, व्योम, अंतरिक्ष। यहाँ अपने पास जो इम्पोर्टेंट है वो व्योम, हम कर सकते हैं कि व्योम इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। और अब चलते हैं पावकों की तरफ, यानी कि आग। इसको देखो, आग भी बोला जाता है, अग्नि भी बोला जाता है, और जलन भी बोला जाता है, तपस भी बोला जाता है। ये सब किसके हैं? पावक के। और देखिए इसमें ये इसके समानार्थी शब्द जैसे हैं एक प्रकार से, इनको हम पर्यायवाची नहीं कह सकते, क्या बोल सकते हैं? समानार्थी शब्द है ये इसके, ठीक है। हुतासन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हुतासन। बहुत है, इतने ही अपने लिए यही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, आस्तिक का विलोम शब्द है, तो हमें यहाँ बताना है कि आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा।
तो सबसे पहले देखिए इन सब का विलोम शब्द देखते हैं कि निराशा का क्या होता है। तो निराशा का हो जाएगा आशा। अब नास्तिक का क्या होता है, नास्तिक का होता है आस्तिक। और अमृत का क्या होता है, अमृत का होता है विष। और विज्ञ क्या होता है, अविज्ञ। तो इनमें से अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सही है इसका कि आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक होता है। ठीक है, और ये सब भी हमें याद कर लेने हैं साथ के साथ में कि अमृत निराशा का क्या हो गया, आशा। अमृत का क्या हो गया, विष। विज्ञ का क्या हो जाएगा, अविज्ञ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरंभ का विलोम शब्द है, तो इनमें देखते हैं। सबसे पहले आरंभ का हो जाएगा अंत, और अंत का हो जाएगा आरंभ। प्रदान का हो जाएगा आदान, आदान प्रदान जिसे हम बोलते हैं। पाताल का हो जाएगा आकाश। और अनिष्ट का क्या हो जाएगा, अनिष्ट का हो जाएगा इष्ट। ठीक है, और इसे एक चीज़ और बोलते हैं कि अनिष्ट का क्या होता है, शुभ। शुभ भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शुभ। अनिष्ट का क्या होता है, शुभ। तो इसमें अपना देखिए कौन सा राइट आंसर बनेगा। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि आरंभ का विलोम शब्द पूछा था, तो आरंभ का क्या हो गया, अंत। अब देखिए आगे है मौखिक का विलोम शब्द है। तो सबसे पहले सार्थक का देखते हैं कि सार्थक का विलोम शब्द क्या बनेगा। तो मौखिक का पूछा गया है, तो सार्थक का बनता है निरर्थक, निरर्थक। उत्तर का क्या बन जाएगा, प्रश्न। लिखित का क्या बन जाएगा, लिखित का मौखिक। क्या बनेगा, मौखिक। और सुलभ का क्या बनेगा, सुलभ का बन जाएगा अपने पास दुर्लभ। सुलभ का क्या बनेगा, दुर्लभ। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मौखिक का विलोम शब्द पूछा गया है, तो मौखिक का हो जाएगा लिखित। ऑप्शन नंबर से यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए विमुख, विमुख का विलोम शब्द है, तो अनेकता का बनता है एकता। अनेकता का विलोम शब्द हो गया एकता। उन्मुख का होता है विमुख। चंचल का होता है एकाग्र, या फिर इसको शांत भी बोला जाता है ना। और पराजय का होता है जय। तो अपना प्रश्न था कि विमुख का विलोम शब्द, तो उन्मुख का शब्द होता, उन्मुख का विलोम शब्द हो गया विमुख। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसका विमुख का क्या हो जाएगा, उन्मुख आ जाएगा। अब देखिए प्रमुख, प्रमुख का विलोम शब्द है, तो प्रमुख का होता है, देखिए इसमें अपने पास गौण है, गौण का क्या हो जाएगा, प्रमुख। उसके बाद गौरव है, इसका होता है लाघव। उसके बाद कनिष्ठ है, कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ। और उर्वर का होता है बंजर। इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया अपने पास, इसका हो जाएगा देखिए प्रमुख का गौण यानी कि ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पतन का विलोम शब्द है, तो यहाँ पर देखते हैं इनका विलोम शब्द। अयोग्य का, अयोग्य का हो जाएगा योग्य। उसके बाद भक्षक का होता है रक्षक। उसके बाद यश का होता है अपयश। और उत्थान का होता है पतन। उत्थान का क्या होता है, पतन होता है। तो अपने पास इसका आंसर क्या हो गया, पतन का विलोम शब्द क्या है, ये हमसे पूछा गया था कि पतन का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका हो जाएगा उत्थान। क्या हो जाएगा, उत्थान। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। इसमें है जो कानून के अनुसार ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब हम चालू कर रहे हैं वाक्यांश के लिए क्या, एक शब्द निकालना। ठीक है, तो अपने पास प्रश्न है कि जो कानून के अनुसार ना हो। तो अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहले सबसे पहला ऑप्शन है अवैतनिक, जो बिना वेतन के काम करे। ठीक है, जो बिना वेतन के काम करे उसको बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं, अवैतनिक। उसके बाद है असहाय, ऐसा है जिसका कोई सहायक ना हो, जिसका कोई सहायक ना हो, वो आदमी कैसा होता है, असहाय होता है। ठीक है,
अवैध जो कानून के अनुसार न हो वो क्या होता है? जो कानून के अनुसार नहीं है वो क्या है? अवैध। असंभव जो संभव न हो, ठीक है, जो संभव न हो। देखिए, अवैतनिक जो बिना वेतन के काम करे। असहाय जिसका कोई सहायक नहीं हो। अच्छा, ये ने नहीं रह गया, इसमें नहीं हो। उसके बाद अगला है अवैध जो कानून के अनुसार न हो, और असंभव जो संभव न हो वो क्या होता है? असंभव होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4। अब देखो, इसमें ये पूछा था कि जो कानून के अनुसार न हो के लिए एक शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर, लाल का पेन मार्कर, चलो इससे ले लेते हैं। तो इसके लिए आएगा जो कानून के अनुसार ना हो, तो स ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि जिसका वर्णन न किया जा सके। ठीक है, जिसका वर्णन न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो सबसे पहले है अवर्णनीय, तो इसका ही क्या होता है? यही इसका अर्थ होगा कि जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। ठीक है, अवर्णनीय। उसके बाद है आलोचक, आलोचना करने वाला आलोचक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी होता है। और आयात, आयात होता है दूसरे देश से मंगाना, मंगाना, मंगाना। ठीक है, दूसरे देश से मंगाना, ये क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। तो अपना प्रश्न था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा अवर्णनीय, अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष, तो इसे सब जने जानते हैं, सभी जानते होंगे कि इसको इंद्रधनुष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंद्रधनुष। तो यहाँ लिख देते हैं, आकाश में दिखाई देने वाला, आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का, 7 रंगों का धनुष। अब आगे देखिए, इनको देख लेते हैं। आविष्कार, आविष्कार किसे कहते हैं? आविष्कार कहते हैं हम नई खोज करना। क्या? नई खोज करना। उसके बाद है अपना उदार, उदार कहते हैं हम जिसका हृदय विशाल हो। उदार किसे कहते हैं? जिसका हृदय विशाल हो, यानी कि बड़े दिल वाला। 30 मार्क। हाँ, ठीक है। कलाकृति, अब कलाकृति कहते हैं हम कलाकारों द्वारा बनाई हुई वस्तु को हम कलाकृति कहते हैं। कलाकारों द्वारा बनाई वस्तु क्या कहलाती है भाई? ये कहलाती है कलाकृति। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा कि आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों का धनुष क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया देखिए। आविष्कार, आविष्कार किसे कहते हैं? आविष्कार के लिए वाक्यांश होता है नई खोज करना। नई खोज करना आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? आविष्कार करना कहेंगे। आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों का धनुष आ जाए तो इंद्रधनुष कहलाता है। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु को क्या बोलते हैं? कलाकृति बोलते हैं। और जिसका हृदय विशाल हो उसे उदार बोला जाता है। आगे देखिए, कुमारगी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो इन सब में हमारे पास वाक्यांश दे रखे हैं। उन वाक्यांशों को हमें पहले एक शब्द बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर गलत मार्ग पर चलने वाला, तो ये होता है कुमारगी।
उसके बाद ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, ये कहलाता है कुलीन। क्या कहलाएगा? कुलीन। उसके बाद यहाँ देखिए, किए गए उपकारों को मानने वाला, ये कहलाएगा कृतज्ञ। क्या कहलाएगा? कृतज्ञ। और बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध, वो होता है कुख्यात। ठीक है, तो ये हमने इसमें 4 और पढ़ लिए हैं कि गलत मार्ग पर चलने वाला क्या होता है? कुमार्गी होता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन होता है। और बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो जो, उसे कुख्यात कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध लिखा हुआ है, सबसे पहले निधि, उसके बाद गोपनीय, उसके बाद दारिद्र्यता, उसके बाद सदृश्य। तो देखिए, ये गलत है, ये लिखा जाता है सादृश्य, इस प्रकार से। जहाँ ये गलत है, ये 2 तरीके से लिखा जाएगा, या तो ये होगा दरिद्रता, या फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा दारिद्र्य। ठीक है, इस प्रकार से, या तो ये ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ये दोनों ठीक है। ये एक साथ लिख दिया ये और था, ये गलत है इसमें। ठीक है, और यहाँ देखिए गोपनीय, गोपनीय इस प्रकार से लिखा जाएगा गोपी, ठीक है, गोपनीय इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए निधि यहाँ पर एकदम सही है, तो शुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध यानी कि गलत बताना है, 3 सही है, 1 गलत है। तो इसमें है गीतांजलि, प्रतिलिपि, अहोरात्र और रचयिता। ये सही है, ये सही लिखा हुआ है, प्रतिलिपि भी सही लिखा हुआ है, अहोरात्र भी सही लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। ये ऐसे लिखा जाता है, देखो रचयिता, इस प्रकार से। तो यहाँ ये अपना सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत लिखा था, रचयिता लिखा था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध है। शुद्ध पूछा गया है, तो मतलब 3 तो किसमें अशुद्ध है और 1 कैसा है? सही है। तो देखिए यहाँ पर तरुच्छाया, तरुछाया है, ये गलत है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है तरुच्छाया, इस प्रकार से। उसके बाद निधि, देखो निधि इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ गलत लिखी हुई है, तो निधि कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से निधि, ये भी गलत है। स्वावलंबन, और शुद्ध पूछा है तो स्वावलंबन यहाँ पर सही है, ये ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद में है मध्याह्न, ये गलत है, ये ऐसे लिखा जाता है मध्य, या लास्ट में आता है इसमें नहीं, और वो है में जुड़ा हुआ ऐसे। ठीक है, और थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, मध्य या है, ऐसे, इस प्रकार से इसमें न जुड़ता है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? शुद्ध। ये ऑप्शन नंबर से यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, स्वावलंबन। आगे चलते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द है, 3 गलत है, 1 सही है। तो देखो प्रशासन कैसे लिखा जाएगा? प्रशासन ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये गलत है। अतिथि, अतिथि में देखो, अतिथि में ये ती बड़ी आती है, इस प्रकार से अतिथि। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये गलत है, तो अतिथि लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा अतिथि, इस पे भी छोटे की मात्रा आती है। ठीक है, छोटे ई की मात्रा है, ती थी, इस प्रकार से, तो ये शुद्ध हो जाएगा तिथि, अतिथि। उसके बाद ये है निमित्त, तो ये ऐसे लिखा जाता है निमित्त। और जगन्नाथ यहाँ एकदम सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ, ये शुद्ध है इसमें, बाकी 3 गलत थे। अब देखिए निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द देखिए गोपी, पुनर्जन्म, दरिद्रता और अनुग्रह। अब इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, हमें ये छांटना है। तो अपने पास गोपी सही लिखा हुआ है, दरिद्रता सही लिखा हुआ है, क्योंकि अभी बताया था, देखो दरिद्रता ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद अनुग्रह भी सही है। अपने पास जो गलत है वो ये है, जो पुनर्जन्म है उसको लिखा जाएगा पुन, उसके बाद
इस प्रकार से। जो ये रे है, अब ये बोल रहा है पुनर्जन, जबकि बोलना चाहिए पुनर्जन, इस प्रकार से। तो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ये, क्योंकि ये अशुद्ध लिखा हुआ है। आग देखिए 33वां प्रश्न, आज गर्म लू चल रही है। अब जब लू ही आ गई है तो गर्म की ज़रूरत नहीं थी। निम्न में अनावश्यक शब्द पूछा है। तो जब लू आ गई, लू का मतलब होता है गर्म हवा, ठीक है। तो गर्म पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लू ही सही रहता है इसके लिए। आज लू चल रही है, तो इसमें अनावश्यक हो जाएगा गर्म। क्या हो जाएगा? गर्म। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, वाक्य में दोषपूर्ण शब्द है। तो हमें दोषपूर्ण शब्द देखना है कि कौन सा है। तो गुरुजी यहाँ पर सही लिखा हुआ है, शिष्य भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है, और दिया भी सही है। आशीर्वाद गलत है। आशीर्वाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी पीकर नाम पूछना, ठीक है, ये क्या है? निरर्थक है। पानी पीकर नाम पूछना क्या है? निरर्थक है। वाक्य में किस प्रकार का दोष है? अच्छा, इसमें दोष बताना है कि किस प्रकार का है। तो वर्तनी संबंधी इसमें नहीं है। अनावश्यक, सर्वनाम, मुहावरे का दोष। तो इसमें जो दोष है वो मुहावरे का दोष है। कौन सा वाला? मुहावरे का, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 35 प्रश्न। आगे के जो बच गए हैं 2-4 टॉपिक, उन्हें अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक भी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने पर ध्यान दें। धन्यवाद।